हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट रिवीजन। तो इसके अंदर आपके हर एक पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, सबको कवर करके हम ये लास्ट से 15 से 20 मिनट के अंदर हम कंप्लीट रिवाइज करेंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और उससे मिस आउट कराओ। तो भैया लास्ट मिनट रिवीजन रहेगा, ये आप लोगों का फुल ऑन रिवीजन रहेगा। तो ध्यान से सुनना, आगे से आने वाली 15 से 20 मिनट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखो, सबसे पहले एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन गलतियां हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम में नहीं करनी है, उससे आंसर गलत हो सकता है। जो सबसे फर्स्ट है वो ये है कि क्वेश्चंस में यूनिट का ध्यान रखना कि अगर एक यूनिट दी हुई है किलोमीटर पर आवर में और दूसरी यूनिट दी हुई है मीटर पर सेकंड में, तो आप लोगों को उसको कन्वर्ट करके देखना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि जो होगा रेडियस आपको दे दी जाएगी सेंटीमीटर में और जो आपको हाइट दे दी जाएगी वो दे दी जाएगी मीटर में। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं, ये गलतियां ना हो। और फिर उसके बाद में अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, और एक बात याद रखना कि जैसे कि अगर सेक्शन ए अटेम्प्ट करे हो तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पर होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चंस को इधर उधर मत करना। अगर मान लो कि क्वेश्चन नहीं आता तो उसके लिए 5 से 6 लाइनें छोड़ दोगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा तो उसके लिए 3 से 4 लाइनें छोड़ दो, जितने में वो हो जाए। फिर उसके बाद में अगले वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। इस तरीके से आपको एक सीरीज के अंदर अटेम्प्ट करना है। देन फिर इसके बाद में सेक्शन को एक ही जगह पर करेंगे और रफ वर्क अपने इधर वाली मार्जिन में मत करना, क्योंकि उससे अनटाइडी लगेगा। ये बात याद रखना। लास्ट वाले जो 2 पेज हैं उनको ले लेना रफ वर्क में और उसके ऊपर रफ वर्क लिख के उसे लास्ट में काट देना। और आंसर्स को बॉक्स में जरूर से बंद करना। जैसे कि रूट्स की वैल्यू आ गई x = 2 और x = 4, तो आपको इसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देना और इधर लिख देना आंसर। ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ये कुछ टिप्स थी आपके एग्जाम से, तो ये जरूर से फॉलो करना। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन होगा और ज्यादा चिंता मत करो, बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे। अभी मैं फॉर्मूला रिवाइज करवा दूंगा, फिर उसके बाद में तो फोड़ ही दोगे पेपर, सच बता रहा हूं। क्योंकि देखो, पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं है, आप लोगों को लग रहा है टफ, लेकिन बहुत ही आसान पेपर आएगा। चिल रहो आराम से, बहुत ही बेस्ट ऑफ लक। एक बार पहले ही बोल देता हूं स्टार्ट करवाने से पहले। तो अब देखो, सबसे फर्स्ट में आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो होती है ax² + bx + c = 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा इसका रूट या फिर सॉल्यूशन है तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपको इस इक्वेशन के अंदर अल्फा को पुट कर देना। मतलब क्या करना है कि जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर अल्फा को रख देना है और फिर इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देना है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको बोल दिया जाएगा कि 2 इस इक्वेशन का रूट है और यहां पर c की जगह पर कर दिया जाएगा k और आपको बोला जाएगा कि k की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो आप क्या करोगे, जहां जहां पर x है वहां पर 2 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे और लास्ट में हमारे पास में k की वैल्यू बच जाएगी। अब उसके बाद में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है वो है क्वाड्रेटिक यहां पर फॉर्मूला। अब देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स निकालने के काम में आता है। इसमें रूट्स निकालने के लिए होता है -b + -√b² - 4ac / 2a। और यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। जैसे कि -b + √b² - 4ac और -b -b² - 4ac। फिर इसके बाद में इसमें 2 कंडीशन बनती हैं d के ऊपर, जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर 3 कंडीशन बनती हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है कि रियल रूट अगर होंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी? रियल रूट के लिए d > 0 रहता है और d = 0 वाली जो कंडीशन है इसको जरूर से याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा 90% है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जब कभी भी कहा जाए कि रियल और इक्वल रूट है तो आपको वहां पर d0 कर देना है, b² = 4ac करके वहां पे सॉल्व करना है। देन अगर d < 0 की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका। देन फिर इसके बाद में आता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो, फैक्टराइजेशन मेथड को थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो इससे कर देना, या फिर अगर आप लोगों को कहा जाए कि सॉल्व द इक्वेशन ओनली तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो और फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है कि ये जो बीच वाली x वाली टर्म होती है आपको इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि इसका अगर हम प्रोडक्ट करें, इसका प्रोडक्ट करें तो हम इसको क्या बोल देंगे? वो बोल देंगे कांस्टेंट टर्म का और x² का, मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो अब करके देखते हैं। 5x और 2x में स्प्लिट करा तो यहाँ पर 5x 2x करेंगे तो यहाँ पर 10x² आएगा और कांस्टेंट टर्म को और इसको भी करेंगे तो 10x² आएगा। मतलब यहाँ पे सही है। फिर उसके बाद में हमें इनमें से कॉमन चीज निकालनी होगी। पहली 2 टर्म में से x को कॉमन निकाल लेते, दूसरी जो टर्म्स है उनमें से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें हमारे पास में फाइनल इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी x + 2 × x + 5 =
इक्वल टू 0, यहाँ पर दो आंसर आएंगे, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -5। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब उसके बाद में आता है भैया सबसे ज़्यादा जो मतलब कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें बस बहुत ही शानदार बात यह है कि इसमें दो ही फॉर्मूलाज होते हैं और इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है nth टर्म का, कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म ऑफ AP को रिप्रेजेंट करता है a। फिर उसके बाद में अगर बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 होती है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि मेरी डिफरेंस की वैल्यू सही है, तो आपको क्या करना है कि जैसे कि 1, अब मैं एक सीरीज दे रहा हूं, उसका कॉमन डिफरेंस जो है डी की वैल्यू मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ये है 7, 5, 3। इसका आप लोग मेरे को इसका आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका डी की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन, मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर डी की वैल्यू जो बोलेंगे वो बोलेंगे यहाँ पर 2 बोलेंगे यार। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने ये बोला है, तो देखो यार डी की वैल्यू 2 नहीं होगी। जिसने भी 2 करा है वो करेक्ट कर लेना। डी की वैल्यू क्या बोला था मैंने, वो बोला था a2 माइनस a1। तो यहाँ पर जो 7 है वो क्या है, वो है यहाँ पे a1, और यहाँ पर ये a है a2 और ये है a3। तो मैंने क्या बोला था कि a2 माइनस a1 होगा। तो जब a2 माइनस a1 करेंगे तो वो हो जाएगा 5 माइनस 7, और यहाँ से वैल्यू आएगी वो आएगी -2। तो डी की वैल्यू होनी चाहिए -2। जिसने भी 2 करा है वो करेक्ट कर लेना एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना ये बात को। फिर सम ऑफ n टर्म्स की अगर बात करें, तो जो सम ऑफ n टर्म्स होती हैं वो होती हैं n/2 इंटू 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। और अगर आपको पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है और उसके साथ में पता है कि उसकी लास्ट टर्म क्या है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। दोनों का एडिशन कर दीजिए a प्लस an, और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए n/2 से, और उससे आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है, उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कहा जाए कि कोई भी एंगल्स हैं ट्राइंगल के वो है AP में, या फिर साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं वो है AP में, तो आपको एज्यूम ये नहीं करना कि A फिर उसके बाद में A प्लस D फिर उसके बाद में A प्लस 2D। अगर इस तरीके से एज्यूम करोगे इसमें टाइम लगेगा। तो आप लोगों को एज्यूम इस तरीके से करना है कि अगर तीनों AP में हैं तो हम एज्यूम करेंगे A माइनस D और A प्लस D। इस तरीके से आप लोगों को एज्यूम करना है, इससे आपका टाइम सेव होगा। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास में बस एक ही टर्म बचेगी जो कि होगा 3A, और जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वहां पर हम वैल्यू को आसानी से लिख देंगे। जब भी गिवन होगी उस वैल्यू से A की वैल्यू हम फर्स्ट में फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में फिगर जरूर से ड्रॉ करना, आपको फिगर जरूर से ड्रॉ करना है। क्वेश्चन के अंदर अगर कह दिया जाए कि पेड़ था लंबा और वो नीचे गिर गया, तो आपको उसका फिगर ड्रॉ करना है, और आप लोगों को मेंशन करना होगा कि ये वाला B पॉइंट है, A पॉइंट है। फिर उसके बाद में उस ट्रायंगल को मार्क करके उसमें आप क्या लिख रहे हो वो जरूर से मेंशन करना है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो होता है नीचे से ऑब्जर्वर अगर कोई ऊपर वाली चीज को देखे तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जैसे कि इसमें मैंने लिखा है कि इन ट्राइंगल OAB, तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो फिर उसके बाद में मैं यहां पर लगा रहा हूं tan थीटा। फिर उसके बाद में उसकी वैल्यू जरूर से लिखूंगा AB अपॉन OB। डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट मत करना है, इसको ये लिखना कि इनकी वैल्यूज क्या क्या है। जैसे कि AB अपॉन OB लिखा है, इसी तरीके से आपको लिखना है। फिर इसके बाद में आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, इसको देख करके डिप्रेस मत हो जाना यार, ये सिंपल सा है एंगल ऑफ एलिवेशन। बस आप लोगों को क्या है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ऊपर की तरफ करना है, फिर इसको नीचे की तरफ कर देना। और जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही हमें इसे भी सॉल्व करना है। अब उसके बाद में इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोग को याद होनी चाहिए कि PB और PHHB, इसका यह है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है P/H साइन थीटा के लिए, B/H जो होता है ये होता है कॉस थीटा के लिए, और P/B जो होता है ये होता है टेन थीटा के लिए। और पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू होती है P/B, कॉट थीटा की वैल्यू होती है वो होती है B/P। इसको करेक्ट कर लेना, ये होती है B/P, एक गलती हो गई है, B/P होती है इसकी वैल्यू। tan ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसमें सबसे ज्यादा जो काम में आएगी वो आएगी tan ऑफ 30 डिग्री और tan ऑफ 60 डिग्री। ये दोनों ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इनको रट लो कि tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, वो रहेगी 1/√3, और tan ऑफ 60 डिग्री की जो वैल्यू रहती है वो रहती है √3। देन फिर इसके
बाद में एक जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये है कि इसके अंदर अगर कोई भी दो पॉइंट के ऊपर कहा जाएगा कि एक से एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, दूसरे से एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, तो ये बात याद रखना, जो पॉइंट बेस के जितना पास में होगा, जिसकी डिस्टेंस उससे जितनी पास में होगी, वो एंगल उससे उतना ही बड़ा होगा। जो पॉइंट दूर रहेगा वो वाला एंगल छोटा होगा। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को किस तरीके से करना है, देखो यार मैंने इसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ACD, तो अब ट्रायंगल ACD से ये समझ में आ जाएगा कि इस ट्रायंगल को लेकर के मैंने इसमें tan θ2 लगाया, तो उसकी वैल्यू होगी वो होगी CD/AB + BC। इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। देन फिर इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, वो आता है सर्कल्स। अब देखो सर्कल के अंदर बस दो ही प्रॉपर्टी हैं, ये दो प्रॉपर्टी को याद कर लो और आप लोगों का सर्कल के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि टेंजेंट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि एक तरीके से उनके बीच का जो एंगल है वो होता है 90 डिग्री। और फिर उसके बाद में जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सेम सर्कल देन द लेंथ विल बी इक्वल। जैसे कि अगर ये सर्कल है और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P है और इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है इसके ऊपर, तो इन दोनों की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी सेम। अब इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि इसमें आपको सर्कल दे दिया जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा करना क्या है। तो देखो इसमें एक पॉइंट पकड़ना बाहर की तरफ जो कि सर्कल के बाहर पॉइंट होगा। जैसे कि मैंने पकड़ लिया A पॉइंट को पकड़ लिया। अब जब मैंने A को पकड़ लिया तो ये इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे दो जा रही है इसके ऊपर, तो मतलब एक तरीके से जब सर्कल को टच कर रही है तो ये क्या होगी, ये होगी टेंजेंट। अब जब ये टेंजेंट हो गई तो थ्योरम नंबर 2 से हम ये बोल देंगे कि थ्योरम नंबर 2 से क्या बोल देंगे कि दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो वो बोल देंगे AE = AD। फिर इसी तरीके से हमें इस B वाले एक्सटर्नल पॉइंट को पकड़ेंगे, C वाले एक्सटर्नल पॉइंट को पकड़ेंगे और हम ये बोल देंगे कि BF = BD। अब इसी तरीके से बताओ कि जब अगर C वाला एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस केस में क्या होगा कि CF और या फिर इसके साथ में कौन सी इक्वल होगी। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और फिर उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को अगर रेडियस नहीं गिवन है ड्रॉ करी हुई तो आप खुद से उसको एक्सटेंड करके बना सकते हो। फिर आप उसके अंदर देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है OEA ये है 90 डिग्री और उसके साथ में OEC है ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और इसके बाद में जो एक और पॉइंट है वो ये है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये बात याद रखना, 360 होता है क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम। सभी जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। देन फिर इसके बाद में आता है भैया सबसे जो मतलब एक तरीके से स्कोरिंग चैप्टर है, ये 8 नंबर का चैप्टर होगा। अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बस इसके फॉर्मूलाज याद कर लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को सीधे फॉर्मूला लगा देना और ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करें मीन को निकालने के लिए, सबसे पहला मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें कि आपको क्लास इंटरवल गिवन रहेगी और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। उसमें आपको क्या करना है, आपको क्लास इंटरवल को x1 और f1 को दोनों को मल्टीप्लाई करना और सभी को ऐड कर देना है और डिवाइड में आपको कर देना है सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करके सभी को ऐड कर देना। और यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा मीन = समेशन ऑफ xi fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। देन फिर इसमें आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन जो मेथड होता है ये वाला मेथड थोड़ा इसका फॉर्मूला याद रखना, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा आपसे। इसमें जैसे कि क्लास मार्क क्या होता है वो होता है xi की वैल्यू जो रहती है हाफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस ऑफ अपर लिमिट। फिर इसमें आपको डेविएशन की वैल्यू निकालनी होती है जो कि होती है xi - a होता है यहाँ पर एज्यूम्ड मीन। और मीन की वैल्यू की अगर बात करें, मीन क्या होता है, मीन होता है वो होता है a प्लस ऑफ समेशन ऑफ x fi di है यहाँ पर, ये बात याद रखना di है ना कि xi है। तो आपको हर एक के लिए di की वैल्यू जरूर से उसमें कैलकुलेट करनी है और डिवाइडेड में है समेशन ऑफ fi। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है आपके पास में मोड। मोड का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है। इसमें आप लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना है, मॉडल क्लास क्या होती है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी मॉडल क्लास। अब उसके लिए लोअर लिमिट निकाल लीजिए और उसकी साइज निकाल लीजिए जिसको कि L और H से रिप्रेजेंट किया जाता है। F1 वो फ्रीक्वेंसी है जो कि मॉडल क्लास की है और F0 वो वाली फ्रीक्वेंसी जो कि उसके पीछे वाली है और F2 क्या है उसके आगे वाली। ये तो याद ही रख सकते हो कि F1 क्या रहेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब मॉडल क्लास की, और उसके पीछे वाली की हो जाएगी F0 और उसके आगे वाली की हो जाएगी F2। अब उसके बाद में इसका फॉर्मूला जो रहेगा मोड का वो रहेगा L प्लस ऑफ F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H है यहाँ पर साइज ऑफ क्लास, मतलब कि कितनी साइज है उसकी, वो मॉडल क्लास की जितनी भी साइज रहेगी वो हो जाएगी यहाँ पर H।
फिर इसके बाद में बात करते हैं मीडियन की। अब मीडियन क्या होता है भैया, देखो ध्यान से सुनना मीडियन के बारे में। मीडियन का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, वो है L+N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। इतना छोटा सा फॉर्मूला, ये जरूर से याद रखो। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम के अंदर दे दिया जाएगा कि मोड की वैल्यू ये है, मीडियन की वैल्यू ये है, तो मीन की वैल्यू पूछी जाएगी, तो उसके लिए अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो वो वाला क्वेश्चन नहीं होगा। इस फॉर्मूला को रट लो, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन है इसका आंसर। फिर इसके बाद में आता है भैया नेक्स्ट जो चैप्टर, जो कि सबसे बड़ा है और जिसके फॉर्मूलाज ही सभी को याद होने चाहिए, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसके अंदर अगर बात करें, सबसे फर्स्ट जो आती है वो आती है हमारे पास में क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा 6a²। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा 4a²। कर्व्ड सरफेस एरिया में बस आप तो इतनी सी बात याद रख लो सीधी सी देसी भाषा के अंदर, ये कि इसमें टॉप वाला और बॉटम वाला एरिया हटा देते हैं। अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसकी छत हटा देंगे और उसके फ्लोर वाला एरिया हटा देंगे, तो वहां से हमें मिल जाएगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो वो होता है a³ होती है इसकी वॉल्यूम। देन फिर इसके बाद में जो होते हैं वो होते हैं क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के अंदर सभी लेंथ डिफरेंट होती है, लेंथ भी अलग होती है, ब्रेथ भी अलग होती है और हाइट भी अलग होती है। तो इसके लिए टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस ऑफ LH, और जो वॉल्यूम होती है वो होती है LBH होती है इसकी वॉल्यूम। और फिर उसके बाद में टोटल सरफेस मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो यार, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से हो जाएगा, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अंदर 2 टाइम्स ऑफ LB BH और LH करना और इसमें LB प्लस इंटू H करना है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आती है शेप, वो आती है हमारे पास में सिलेंडर। लेकिन उससे पहले ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से रीड आउट करो। इस पॉइंट के अंदर लिखा गया है कि अगर 2 सिमिलर क्यूब होती हैं, मतलब कि एक तरीके से ये 2 क्यूब है, अगर इनको ज्वाइन करा जाएगा तो इनसे बनेगा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की ना तो ब्रेथ चेंज होती है, ना उसकी हाइट चेंज होती है, बस उसकी लेंथ चेंज होती है। लेंथ क्या होती है, अगर 2 क्यूब को लगाएंगे तो लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स, अगर 3 क्यूब को लगाएंगे तो लेंथ हो जाएगी 3 टाइम्स। ये वाला ही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। तो अगर ये बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इसमें लिखना है कि लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स, ब्रेथ रहेगी कांस्टेंट और हाइट रहेगी क्या, यहां पर हाइट रहेगी उसकी सेम। तो ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, बस लेंथ चेंज होंगी। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर की अगर बात करें तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा वो रहेगा यहां पर 2πRH। मैंने क्या कहा था, ऊपर वाला और बॉटम वाला हटा देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया यही रहेगा। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो रहेगा यहां पर 2πR इंटू R प्लस H, और जो वॉल्यूम रहेगी वो रहेगी यहां पर πR² H रहेगी इसकी वॉल्यूम। फिर इसके बाद में आते हैं भैया कोन की क्या वैल्यू रहेगी, मतलब कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो कोन की सबसे पहले तो स्लेंट हाइट होगी। इसमें जो टीचर होगा वो बहुत ही ज्यादा चतुर होगा, वो क्या करेगा, आपको कोन की हाइट देगा और आप लोगों से एग्जाम में गलती करवाएगा। तो आप लोगों को गलती नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़े हैं और गलती नहीं होगी यार। अब इसमें अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है πR इंटू L प्लस R होता है टोटल सरफेस एरिया। और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है πRL, बस वॉल्यूम में ही आता है H, वो होता है 1/3 πR² H होता है वॉल्यूम में। फिर इसके बाद में स्फीयर जो होता है, स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, वो होते हैं 4πR²। और इसकी वॉल्यूम जो होती है वो होती है 4/3 πR³। और अगर इसका आधा कर देंगे तो वहां से बनेगा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो बस थोड़ा सा चेंज होता है, वो होता है 3πR²। कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πR², क्योंकि एक तरीके से आपने ऊपर की बॉल को हटा दिया है। तो अब 2 हिस्से कर दिए तो एक हिस्सा बचेगा, तो उसका जो रहेगा यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 2πR²। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर 2/3 πR³। और अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर कहा जाए कि एक सिलेंडर है जिसको कि हमें कन्वर्ट करना है स्फीयर में, तो स्फीयर के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करेंगे। तो जब आप ये करेंगे तो यहां से आपके पास में बनेगा πRH और इज इक्वल टू 4/3 πR³। तो इसमें क्या है कि सिलेंडर की अगर R और H की वैल्यू गिवन है तो आप आसानी से जो स्फीयर की रेडियस रहेगी उसको यहां से कैलकुलेट कर सकते हो।
अब इसके बाद में अगर बोला जाए कि एक सिलेंडर था बड़ा सा, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसको स्फीयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो कितने नंबर ऑफ स्फीयर होंगे। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे कि इसके अंदर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, कितनी वॉल्यूम थी सिलेंडर की, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर की, एक छोटा स्फीयर है उसकी कितनी वॉल्यूम रहेगी, तो यहां से आ जाएगा कि इतने नंबर ऑफ स्फीयर रिक्वायर्ड हैं। फिर इसके बाद में आ जाएगा हाउ मच कैनवास इज रिक्वायर्ड और हाउ मच एरिया टू बी पेंटेड। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि जिसके अंदर कि आपको कहा जाए कि कैनवास की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितना एरिया जिससे कि हम पेंट कर दें, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको कहने का मतलब ये है कि आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करवाने वाला है। और आप लोगों के मैथ्स के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छा पेपर होगा, स्ट्रेस फ्री रहो और जो मैंने गलतियां बताई हैं उनको मत रिपीट करना और एग्जाम के अंदर 40 आउट ऑफ 40 लाओगे यार, तुम फोड़ के आओगे, सच बता रहा हूं, फोड़ के आओगे इस बार पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बहुत ही अच्छा पेपर होगा। और अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए।